एक राजकुमारी ने अपने पिता की जान बचाने के चक्कर में उसने की एक बंदर से शादी। दोस्तों, आइए इस रोचक कहानी को सुनते हैं कि किस तरह एक राजकुमारी ने एक बंदर से शादी की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नामक देश में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव का इंसान था। वो ना ही किसी पर जुल्म करता और ना ही किसी पर जुल्म होने देता था। इसलिए उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था और चारों ओर शांति फैली हुई थी। राजा इतना दयालु था कि इंसान तो इंसान, वो किसी जानवर पे भी कोई अत्याचार नहीं होने देता था। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। राजा अपने मंत्री और नौकरों के साथ जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद में राजा एक रमणीक स्थान पर पहुंचा और राजा ने वही अपना डेरा जमा लिया। राजा अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल तमाशे साथ लेकर के गया था। जब शाम का समय हुआ तो तरह तरह के पकवान बने। जब खाने का समय हुआ तो शाही बिछौना बिछाए गए। तब राजा ने देखा कि सामने बड़े से पत्थर पर एक बड़ा सा बंदर बड़े शांत स्वभाव से बैठा ये सब देख रहा था। उसमें बंदरों वाली कोई हरकत नहीं थी और ना ही वह कोई खाने की चीज उठाकर भागा और ना ही किसी को परेशान कर रहा था। ये सब देखकर राजा ने अपने नौकरों से कहा कि थोड़ा सा भोजन इस बंदर को भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के सामने रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक छोटे से पत्थर पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर वो लिखा हुआ पत्थर राजा को दे दिया। राजा ने देखा कि पत्थर पर लिखा था कि मैं ऐसे रोटी नहीं खाऊंगा। जैसा बिछौना राजा के लिए बिछाया गया है वैसा ही बिछौना मेरे लिए भी बिछाया जाए, तब मैं रोटी खाऊंगा। ये सब देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदर ना कि केवल पढ़ लिख सकता है बल्कि बंदर इंसानों की भाषा को भी समझ सकता है। राजा को बंदर में दिलचस्पी पैदा होने लगी। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि बंदर को भी शाही बिछौना बिछाया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया। तब बंदर पत्थर से नीचे उतरकर आया और शाही बिछौना पर बैठकर बड़े सलीके से खाने लगा। राजा बड़ी हैरानी से ये सब देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद घने बादल छाने लगे। नौकरों ने सारा सामान समेटा और डेरों में रख दिया। तब राजा ने नौकरों से कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास रख दो, बारिश में बंदर अपने आप को ढक लेगा। लगता है ये किसी का पालतू बंदर है। जब नौकर टाट का टुकड़ा लेकर बंदर के पास पहुंचे तो बंदर फिर पत्थर पर कुछ लिखा और नौकरों को पकड़ा दिया। नौकरों ने पत्थर का टुकड़ा राजा को दिया। पत्थर पर लिखा था, जैसा डेरा राजा के लिए लगाया गया है ऐसा ही एक मेरे लिए लगाया जाए। अब तो राजा को बंदर में और भी दिलचस्पी होने लगी। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि ऐसा ही डेरा बंदर को भी लगाया जाए। जब डेरा लगकर तैयार हो गया तो बंदर उसमें जाकर बैठ गया। दोस्तों, जितने दिनों तक राजा वहाँ रुका था बंदर राजा की बराबरी करता था। जब राजा अपने महल लौटने को हुआ तो राजा ने नौकरों से कहा कि बंदर से भी पूछाओ क्या वो हमारे साथ चलेगा। नौकरों ने जब बंदर से पूछा तो बंदर ने लिख कर दिया कि जैसे हाथी पर बैठकर राजा जाएगा वैसा ही हाथी मुझे मंगाया जाए। राजा ने सोचा इस बंदर को अपने साथ रखना चाहिए। ऐसा मज़ेदार जानवर कहाँ मिलेगा। ऐसा पढ़ा लिखा और समझदार बंदर मिलना तो असंभव है। राजा ने हुक्म दिया कि ऐसा ही हाथी लाया जाए और इस बंदर को भी महल में लेकर के चलो। बड़ी शानो शौकत के साथ बंदर महल में पहुंच गया। राजा ने नौकरों से कहा कि इस बंदर को जहां सभी नौकर रहते हैं वहीं ठहरा दो। बंदर को कागज और कलम दे दिया गया और कहा अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो इस पर लिख कर के बता देना। बंदर ने उस कागज पर लिखा कि मैं वहां नहीं रहूँगा, मुझे राजा की तरह महल तैयार किया जाए तभी मैं यहाँ रहूँगा, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। राजा का एक महल और था, उसमें बंदर के रहने का इंतजाम करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि हमें एक बंदर की खातिरदारी करनी पड़ती है और राजा की पत्नी को भी बंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। रानी बंदर से बहुत ईर्ष्या करती थी।
रानी बार बार राजा से कहती कि आप इसे कहाँ से ले आए हैं, ये बड़ा मनहूस बंदर है, इसे वापस छोड़ाइए। पर राजा रानी की बातों को अनसुना कर देता था। उधर बंदर राजा के दरबार में बैठना शुरू कर देता है। राजा के दरबार में जो भी फरियादी फरियाद लेकर के आते थे, बंदर उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता था। अगर राजा कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर राजा द्वारा लिखा हुआ फैसला तुरंत फाड़ देता था और सही फैसला लिख करके दे देता था। शुरू शुरू में तो राजा को बड़ा क्रोध आता था, पर बाद में पता चला कि बंदर की वजह से वह गलत फैसला देने से बच गया है और कई निर्दोष लोगों को सज़ा नहीं भुगतनी पड़ी और दोषियों को सज़ा मिल गई है। बंदर ने कुछ फैसलों में राजा की बड़ी मदद की, जो राजा और उसके राज्य के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। अब तो राजा बंदर के पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता था। राजा के सभी दरबारी और मंत्री उस बंदर के आदी हो चुके थे। लेकिन रानी की दुश्मनी बंदर के प्रति बढ़ती चली गई। एक दिन रानी राजा से बोली कि इस बंदर को आप छोड़कर कहीं आते क्यों नहीं? देखना ये बंदर एक दिन हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा, इसलिए आप मेरी बात मानिए, इसे कहीं फेंकवा दीजिए। हमारा कोई बेटा तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको गद्दी से उठाकर फेंकवा दे और स्वयं गद्दी पर बैठ जाए। राजा ने अपनी रानी को समझाया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, आपने देखा नहीं, इसकी वजह से हमारे राज्य के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बंदर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। मैं इसे कहीं नहीं फेंकवाऊंगा, ये यहीं रहेगा। दोस्तों, राजा की एक बेटी भी थी। राजा अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्रेम करता था। वो महल के दूसरे हिस्से में रहती थी। बंदर के चर्चे राजा की बेटी ने भी सुने तो उसे भी बंदर को देखने की इच्छा हुई। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल की ओर जा रहा था। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बंदर को देखने लगी। बंदर राजकुमारी को देख करके रुक गया और राजकुमारी को घूर कर देखने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल के अंदर भाग गई। उस दिन के बाद बंदर राजकुमारी को देखने लगा। एक बार बंदर छुपके छुपा के राजकुमारी के कमरे में आ गया था। राजकुमारी ने जब बंदर को अपने कमरे के अंदर देखा तो वो डर के मारे राजकुमारी को बुखार आ गया। उस दिन के बाद कई दिनों तक वह बंदर राजकुमारी के कमरे में नहीं गया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो बंदर ने वहां पर फिर आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने कागज पर लिखकर राजकुमारी को दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा। यह सब पढ़कर राजकुमारी बड़ी हैरान थी, पर वह जानती थी कि ये सभ्य और समझदार बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका डरना तो स्वाभाविक था। फिर धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म होता चला गया। राजकुमारी को उस बंदर से हमदर्दी होने लगी। वो सोचती थी, बेचारा शांत, सभ्य और पढ़ा लिखा भी है। मेरे पिता को इसने कई खतरों से भी बचाया है। इसके हम पर कई उपकार भी हैं। अगर ईश्वर ने इसे बंदर की शक्ल दी है तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? बंदर राजकुमारी के कमरे में थोड़ी देर रहता और उसे देख करके चला जाता था। धीरे धीरे यह बात रानी के कानों तक पहुंच गई। अब तो रानी ने पूरा महल ही मानो अपने सर पर उठा लिया हो। रानी बंदर को भला बुरा कहने लगी। रानी तुरंत राजा के पास में पहुंची और बोली, देखिए अब तो हद ही हो गई है। आपका चहेता बंदर आपकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो आप उसे यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो मैं ही जहर खा लूँगी। परंतु राजा ने राजकुमारी को बुलवाया और पूछा, बेटी क्या बंदर तुम्हें तंग करता है? तब राजकुमारी ने सारी बात सच सच बता दी और कहा, पिताजी पहले तो सच में मुझे भी डर लगता था, परंतु अब मुझे बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगता है। मुझे तो उस बंदर से बहुत हमदर्दी होने लगी है। पता नहीं वो कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। अब राजा को विश्वास हो गया कि राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई बंदर उसकी बेटी के कमरे में आए और जाए। राजा ने बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा बंदर के महल में पहुंचा तो बंदर अपने बगीचे में टहल रहा था। राजा ने बंदर से कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है और तुम्हें बराबर का दर्जा भी दिया है।
जो शायद कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ। बंदर दौड़कर महल में गया, एक कागज और कलम उठा लाया और उस पर लिखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सब पढ़कर राजा हक्का बक्का सा रह गया। वो अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह इस बंदर के साथ कैसे कर सकता था। राजा ने कह दिया कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तभी बंदर झट से राजा की कमर से तलवार निकाली और राजा पर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर तुम अपने जीते जी ये काम नहीं कर सकते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा। जब राजा को अपनी मौत अपने सामने नजर आई तो राजा ने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। राजा बेचारा अपने महल में गया, सोचने लगा ये कैसी मुसीबत मैंने पाल ली है। राजा बहुत ही परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। राजा ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि रानी ने उसे पहले ही बहुत समझाया था। लेकिन राजा ने ये फैसला कर लिया था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, चाहे उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए, लेकिन अपनी बेटी का विवाह एक बंदर के साथ में नहीं करेगा। अगली सुबह राजा अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें राज्य को कैसे संभालना है? राज्य के कौन कौन से कर्मचारी वफादार हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान ना करे आपको कुछ हो। राजा ने बेटी को समझाया और बोला, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। वो कहता है या तुम्हारी शादी उसके साथ में करा दूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। बंदर बहुत ही चालाक और चालबाज है। मैं आज उसे तुम्हारी शादी करने से इनकार कर दूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे उसी वक्त मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ में गुप्त तहखाने में छिप जाना और जब तक बाहर मत आना जब तक कि वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी बोली, पिताजी, आपकी जान इतनी सस्ती और फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के राजा हैं। आपकी प्रजा का दुख कौन देखेगा? इसलिए आप बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। भाग्य के लिखे को कोई मेट नहीं सकता। अगर मेरे भाग्य में वो बंदर ही लिखा है तो आपके जान देने के बाद भी ये होकर ही रहेगा। इसलिए पिताजी हाँ कर दो। राजा अपनी बेटी की बात मान गया, लेकिन उसका दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा था कि वह अपनी बेटी का विवाह एक बंदर के साथ में करे। राजा ने मजबूर होकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारी होने लगी। रानी को जब ये बात मालूम हुई तो आसमान उसने सर पर उठा लिया। शादी वाले दिन राजा ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब राजकुमारी अपने पिता के महल में आई तो वो बहुत खुश थी। सभी लोग हैरान थे। जब रानी ने अपनी बेटी को गले लगाकर रोना चाहा तो राजकुमारी ने समझाया, माँ, आप क्यों फालतू में रो रही हो? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। राजा ने देखा कि राजकुमारी के चेहरे की खुशी बता रही है कि राजकुमारी खुश है। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए। राजा फिर से अपने दरबार में व्यस्त हो गया, लेकिन रानी को चैन नहीं पड़ा। उसको ये बात कुछ हजम नहीं हुई थी। एक दिन रानी ने ये सब छानबीन करने की ठान ली और रात में छिपते छिपाते वो बंदर के महल में चली गई। वैसे तो बंदर अपने महल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता था, पर पता नहीं उस दिन दरवाज़ा कैसे खुला रह गया। रानी महल के अंदर चली गई। अचानक एक कमरे में से हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी और साथ में किसी पुरुष की भी थी। रानी ने छिपकर खिड़की से देखा कि कमरे के अंदर राजकुमारी के साथ एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार जैसा नवयुवक लड़का बैठा हुआ था। वे दोनों हंस हंस करके बातें कर रहे थे। रानी सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है।
तभी तो मैं कहूँ कि हमारी बेटी इतनी खुश क्यों है। जब रानी वापस जाने को हुई तो उसकी नज़र बंदर की खाल पर पड़ गई जो कमरे के बाहर पड़ी थी। रानी सोचने लगी कि जब ये इतना सुंदर नवयुवक है तो ये बंदर की खाल क्यों पहन कर रखता है। अगर मैं इसे जला दूं तो फिर ये दोबारा बंदर नहीं बनेगा। रानी उस खाल को उठा करके अपने महल में ले आई, उसमें आग लगा दी। जैसे ही खाल में आग लगी वैसे ही उधर वो नवयुवक जलने लगा। बचाओ बचाओ कहकर वो नवयुवक भागा और अदृश्य हो गया। परेशान होकर राजकुमारी अपने पिता के महल में पहुंची तो देखा कि वो बंदर की खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और देखा कि ये हरकत उसकी माँ ने की है। राजकुमारी अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुमने ये क्या कर दिया, मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया। माँ बोली, अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि जब ये खाल ना रहेगी तो तुम्हारा पति फिर कभी बंदर नहीं बनेगा। राजकुमारी बुरी तरह से रोने लगी, बोली, माँ मैंने तुमसे कहा था कि आप मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। अब माँ को पश्चाताप होने लगा कि मैंने ही अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। जब राजा को पता लगा तो राजा ने अपने नौकरों से बहुत बहुत दूर तक अपने दामाद को ढूंढवाया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लगा। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इधर राजकुमारी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन राजकुमारी ने साध्वी जैसे कपड़े पहने और अपने पति को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल पड़ी। एक रात जंगल में जब वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी तो उसी पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तोता बोला, हे मैना, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैना ने पूछा, किस लिए? तो तोता कहने लगा, पूरब दिशा में जो राज्य है वहाँ के राजा का बेटा आग से जल गया है। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं। वह अचेत अवस्था में पड़ा रहता है, न खाता है न पीता है और न ही बोलता चालता है। सारे वैद्य हकीम इलाज करके हार गए पर राजकुमार को कोई फायदा नहीं हुआ। शायद किसी ने उसे आग से जलाकर मारने की कोशिश की थी। राजकुमारी समझ गई कि ये मेरे पति की बात कर रहे हैं। तब मैना बोली कि इस राजकुमार का कोई इलाज नहीं है। तोता बोला, इलाज है, मगर कोई इस पेड़ की छाल ले जाकर के चंदन के साथ 40 दिनों तक इसका लेप करके उसके जख्मों पर लगाएगा तो राजकुमार ठीक हो जाएगा। परंतु ये सब करेगा कौन? सुबह होते ही तोता और मैना तो वहां से उड़ गए। राजकुमारी ने तुरंत उस पेड़ की छाल को इकट्ठा किया और नकली दाढ़ी और बाल लगाकर एक वैद्य का भेष बनाया और राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि जब इतने सारे वैद्य हकीम जूझ गए लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया तो आप उसे कैसे ठीक कर देंगे? तब राजकुमारी कहने लगी कि राजा साहब, अगर 40 दिन में मैं आपके बेटे को सही नहीं कर पाया तो आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं। बस आप मुझे राजकुमार वाले कमरे में 40 दिनों तक रहने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी राजकुमार के कमरे में पहुंच गई और उसने राजकुमार के जख्मों पर लेप लगाया तो 2 दिन में ही राजकुमार को फायदा होने लगा। 10 दिनों में ही राजकुमार की हालत काफ़ी सुधर गई। जब राजा ने देखा कि वैद्य की दवा से राजकुमार की हालत में काफ़ी सुधार आया है तो राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं इस वैद्य को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जैसे जैसे 30 दिन हो गए राजकुमार सबसे बातें करता और खाने पीने भी लगा, परंतु वैद्य बनी राजकुमारी को वो राजकुमार नहीं पहचान पाया। दोस्तों, 40वें दिन वो राजकुमारी राजकुमार को लेप लगाकर और राजकुमार से उपहार के रूप में एक अंगूठी लेकर चुपचाप रात में चली गई और वहीं पहुंच गई जिस महल में बंदर के साथ रहती थी। उधर राजा ने इनाम देने के लिए वैद्य को बहुत ढूंढवाया मगर वैद्य कहीं नहीं मिला। तो राजा ने मन में सोच लिया कि जरूर कोई भगवान का भेजा हुआ दूत होगा जो राजकुमार को ठीक करके चला गया। जब राजकुमार ठीक हो गया तो उसे अपनी पत्नी की याद आई, लेकिन ये बात राजकुमार ने किसी को नहीं बताई। एक दिन राजकुमार अपने पिता से शिकार खेलने की आज्ञा लेकर निकल गया
और अपनी ससुराल में पहुंच गया। वह राजसी वस्त्र पहने हुए था। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमार बोला, मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने बराबर का दर्जा दिया था और आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे की थी। आप अपनी बेटी से मुझे मिलवाइए। वो इस वक्त कहाँ है? राजा ने कहा, वो तो अभी भी वहीं है जहाँ तुम रहते थे। राजकुमार सीधा राजकुमारी के पास में पहुँच गया। देखा राजकुमारी बहुत दुखी थी और बोला, देखा प्रिय, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही डाला था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक वैद्य, जिसे ईश्वर का ही रूप समझो, जिसने दिन रात मेरा इलाज करके मुझे बचा लिया, लेकिन एक रात वो अचानक न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हें बहुत सारा इनाम देना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी अंगूठी ही इनाम के तौर पर लेकर गया। राजकुमारी ने वो अंगूठी दिखाते हुए राजकुमार से कहा कि वो अंगूठी ये तो नहीं है। अरे हाँ, परंतु ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? राजकुमारी ने कहा, वो वैद्य मैं ही थी। फिर वो वैद्य वाली नकली दाढ़ी और मूछ दिखाई तो राजकुमार बड़ा खुश हुआ। बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली हो, पर तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकुमारी बोली, मेरी माँ ने जो किया वो सब अनजाने में किया था। गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हारी इस खाल के पीछे क्या रहस्य था? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, तो मैं उस खाल की अच्छे से रक्षा करती। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, तब तक ये सब हो गया। राजकुमारी ने पूछा, तो अब बता दीजिए। राजकुमार ने बताना शुरू किया कि 1 साल पहले की बात है। मैं जंगल में शिकार खेलने गया तो मैंने एक हिरन का पीछा किया। मैंने निशाना लगाकर तीर चलाया, पर वो हिरन मेरी नज़रों से ओझल हो गया। फिर मैं पानी पीने के लिए तालाब पर गया तो देखा कि एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसका एक पैर जख्मी था, जिसमें से खून बह रहा था, और पास में ही मेरा वो तीर पड़ा था जो मैंने हिरन पर छोड़ा था। मुझे देखते ही साधु समझ गया कि तीर मैंने ही मारा है और बोला, तुम इंसान हो या बंदर, तुम में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। जा तू बंदर बन जा। और उसने मुझे शाप दे करके बंदर बना दिया। उसने कहा, अब जा, तू जंगल जंगल भटकता फिरेगा। फिर मैंने उसके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी तो उसे मुझ पर दया आ गई और उसने कहा कि मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ बदलाव हो सकता है। अगर कोई लड़की हमदर्दी दिखाकर तुझसे शादी कर लेगी तो 1 साल तक तू केवल अपनी पत्नी के सामने पुरुष के रूप में आएगा। फिर 1 साल के बाद तू हमेशा के लिए पुरुष बन जाएगा। फिर सहयोग से एक दिन तुम्हारे पिता वहाँ सैर करने के लिए आए थे और उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए। फिर तुम्हें मुझसे हमदर्दी हुई और तुमने अपने पिता की जान बचाने के लिए मुझसे शादी कर ली। अब इसके आगे तुम सब जानती ही हो। तब तक राजा और रानी भी वहाँ आ गए। उन्होंने राजकुमार से माफ़ी मांगी और कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, ये राज्य भी तुम्हारा ही है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपका राज्य संभालूंगा। तब राजा ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन दे करके विदा किया और दोनों राज परिवार खुशी खुशी रहने लगे, अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोमांचक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।